जो प्रोफेशनल लाइफ है उसकी उसके अंदर एक बड़ा अरसा जो है ना आपका एक लीडरशिप रोल जो है, यानी बड़े लेवल पर लीडरशिप रोल रहा है। आपने एक पूरे अदारे को हेड किया है, आजकल भी आप अदारे के एचआर को देख रहे हैं। तो एज ए लीडर आप क्या समझते हैं कि एक लीडर को में वो कौन कौन सी खूबियां हैं जो उसको लीडरशिप जो है ना वो इंस्पायर करती है? सो यू नो व्हाट मेक यू अदर्स, यू नो आपने कैसे इंस्पायर किया? वो कौन कौन सी खूबियां थी अपने अंदर जो देखते हैं एज ए लीडर? देखें, वो इंग्लिश में कहते हैं यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। आपको अपने लीडर के सिंहासन से उतर के आपको टीम प्लेयर बनना पड़ता है। टीम प्लेयर बन के आप लोगों से उनकी राय लेते हैं ओपननेस के साथ। अदरवाइज़ अगर आप लीडर बने रहे, अफसर बने रहे, तो लोग आपको अच्छी राय नहीं देते। अच्छी नहीं, ये कहना चाहिए अच्छी और बुरी तो बाद में होती है। आपको सच्ची राय नहीं देते किसी काम के मामले में। तो जब आप उस लेवल से नीचे आते हैं, लोगों के साथ बैठ के काम करते हैं, तो दे लेट यू नो। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो ज़ाहिर है मैं कोट तो नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दी माय ओन कमिटमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और फिर दूसरी, जनरली ये समझा जाता है कि कोई बंदा जो सीईओ बन गया, कोई एक बड़ी लंबी पोजीशन पे चला गया, अप इन द लेडर, पिरामिड के ऊपर वाले सर्कल में चला गया है, तो ही इज़ अ लीडर, ही और शी इज़ अ लीडर। ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है आप anybody who has few people to work under, he or she is a leader। तो वो लीडरशिप की आपकी जो, और फिर आप उसके साथ आपका जो डिसीजन मेकिंग है ना प्रोसेस, वो वहीं से शुरू हो रहा होता है। फ्रॉम द टाइम यू एंटर इनटू द जॉब एंड यू हैव फ्यू पीपल जिनको आपने पीएमएस देना है, जिनको आपने काम असाइन करना है, जिनके काम को आपने आगे लेके जाना है, तो अब लीडरशिप का रोल आप अपने इदारे की हर पोजीशन पे कर रहे होते हैं। इट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट एज यू मूव अप इन द लेडर, और पिरामिड में जैसे जैसे ऊपर चले जाते हैं। तो मैंने तो शुरू से कोशिश ये किया कि आई शुड बिहेव एज अ गुड टीम मेंबर। और फिर जब आप बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी टीम की पोजीशंस को बताना शुरू कर देते हैं, अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, तो टीम ऑटोमेटिकली आपको कह देती है चलिए आपने ये बात करनी है। तो मैंने ये देखा है और ये ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं जो अथॉरिटेरियन होते हैं, दे बिहेव एंड दे एक्ट लाइक अ लीडर विच इज़ मोर ऑफ एन अथॉरिटेरियन स्टाइल। और उसमें लोगों को कामयाबी भी होती है, कभी कामयाबी नहीं भी होती। मुझे भी जहाँ बहुत सी कामयाबियाँ मिली हैं, कहीं जगह पे नाकामियाँ भी। लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। नहीं, मैंने देखा है कि आप जो है कहते हैं कि अच्छे लीडर की खूबी ये होती है, ही डजंट सीक द पावर, एक्चुअली ही पावर्स अदर्स। तो मैंने देखा आपको कि आपने यू हैव एम्पावर्ड सो मेनी पीपल। अच्छा, डिफरेंट रोल्स इंसान के जो हैं लाइफ के अंदर, जिनके अंदर जो है अगर आप उन डिफरेंट रोल्स के अंदर आप कामयाब हैं तो आप कामयाब हैं। लाइफ जो है ना उसके अंदर एक बैलेंस है। अब अगर कासिम नवाज वर्सेस कासिम नवाज अपने आप को देखता है, सो हाउ डू यू सी योर सेल्फ? यानी आप जो है ना अपने आप को थोड़ा सा सेट अपार्ट और आप अपने आप से गुफ्तगू करें, तो वो कौन सी चंद बातें हैं जो आप कहेंगे यार ये तुम जो है ना करते तो बेहतर था, ये बातें तुमने अच्छी की हैं? तो दोनों पहलू पे जरा जो है ना, तो कासिम नवाज वर्सेस कासिम नवाज खड़ा है, तो कौन सी अच्छी बातें हैं जिनको वो शेयर करना चाहेगा, और वो कौन सी चंद बातें हैं जो आप कहेंगे नहीं यार ये जो है एरियाज हैं? देखिए, आज यू नो आई एम क्लोजर टू रिटायरमेंट। सोच रहा हूँ कि मैं इतना सारा टाइम रह नहीं गया, अभी शायद 22-23 महीने हैं, शायद 20 महीने हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद मैंने यकीनन ज़िंदगी में एक चीज़ जो मुझे करनी चाहिए थी और मैंने नहीं की, विच वाज वर्क लाइफ बैलेंस। मैंने शायद अपनी फैमिली को मैंने यकीनन, शायद नहीं मैं कहूँगा, यकीनन मैंने इतना टाइम नहीं दिया जितना देना चाहिए था। मैं यानी इस लिहाज से मैं बहुत मशकूर हूँ कि मेरे बच्चे, आप भी उनको मिले हैं, जानते हैं, दे लव मी, माई फैमिली लव्स मी, लेकिन शायद मैं उनको इतना टाइम नहीं दे सका। एक दूसरा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मुझे एज ए ह्यूमन बीइंग यकीनन अपने अंदर ज़्यादा और बेहतरी करनी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ माई रिस्पॉन्सेस टू माई रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, माई रिस्पॉन्सेस टू माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जैसे मैं देखें, मैं अपनी जो एक्सटेंडेड फैमिली है मेरी, आई एम नॉट फ्रॉम द सिटी इन विच आई एम लिविंग। वैसे आजकल तो मैंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इधर ही गुजारा है,
क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ वो अब मुझे ओन नहीं करते क्योंकि वो कहते जी तो आप तो वहाँ के रहने वाले हैं, वो नहीं कर रहे आप। तो मैंने शायद अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को भी इतना टाइम नहीं दिया जितना मुझे देना चाहिए था। और ये मुझे हमेशा आजकल बहुत शिद्दत से फील हो रहा है कि मुझे ये ज़रूर करना चाहिए था। बल्कि कुछ लोगों ने तो मुझे कहा भी है कि अब चूँकि तुम रिटायरमेंट के करीब आ रहे हो तो इसलिए तुम्हें ये सोच आ रही है, लेकिन मैं पिछले 5-6 साल से ये सोच रहा हूँ कि मुझे ये काम करना चाहिए। तो अगर मैं ये समझूँ कि मेरी one prominent failure of Qasim Nawaz as an individual is that probably I did not do justice with social aspect of my life, which is my family, my extended family and my friends. मेरे friends वही हमने एक अपने जहन में रखा हुआ था जी कि चूँकि हम रेगुलेटर हैं तो नो फ्रेंडशिप विद द बैंक्स, दैट स्टिल कंटिन्यूज। लेकिन इन द प्रोसेस मेरे जो अपने दोस्त थे वो भी मुझसे थोड़े नाराज हुए जी कि यू ऑलवेज तो ये एक है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, के लिए मेरे पास आते हैं पाजी काम नहीं करते। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मेरे में कुछ इतनी ख़ास खूबियाँ नहीं है, और मैं ये लफाजी नहीं कर रहा क्योंकि मेरी क्लास के जब मैं देखता हूँ 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं हु आर मच ब्राइटर देन मी, आई डोंट फाइंड देम सक्सेसफुल इन द लाइफ। सेम गोज़ फॉर माई क्लास फेलोज हु आर विद मी इन बीकॉम या दूसरे ग्रेड्स में, दूसरे स्टैंडर्ड्स में। तो ये अल्लाह ताला का कुछ अच्छा करम है, और मैं समझता हूँ कि मैंने चूँकि अपने माँ बाप की बातों को माना है। खिदमत का तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मेरे फादर आई डिड नॉट लिव विद हिम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे भी वो अब्रॉड होते थे, तो मैं ये नहीं कहूँगा जी मैंने बड़ी खिदमत की, लेकिन मैंने उनकी बातें मानी। मैंने अपनी मदर के साथ जितना वक्त गुजारा मैंने उनकी खिदमत भी की, उनकी बातें भी मानी, और कोशिश ये की है कि अपने किसी बहन भाई को, अपने दोस्तों को अपनी ज़ात से जो उनका लेजिटमेट राइट है वो रिफ्यूज़ ना करूँ, मैं उसको डिनाई ना करूँ। तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने शायद इन्हीं वजह से मुझे नवाजा है। अदरवाइज़ तो ज़िंदगी में तो आप भी जानते हैं हमारे कॉमन फ्रेंड्स जो यूनिवर्सिटी से हैं उनमें बहुत से हमसे बहुत अच्छे थे क्लासेस में, लेकिन वो ज़िंदगी के प्रैक्टिकल लाइफ में शायद उतने कामयाब नहीं हुए जितना मैं कामयाब हूँ। अल्लाह का ये शुक्र है, जितना भी किया जाए उतना ही काम है। आपकी बात से मैं देखिए, इंसान के जो मैं कहता हूँ ना कि इंसान को अगर आपने परखना है तो उसके रोल्स में परखते हैं, उसके किरदार में। तो आप एज ए बेटा अपने आप को आपने काफ़ी बता दिया, लेकिन कोई चंद ऐसी बातें जो आप समझते हैं कि यार नई जनरेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यार एज अ बेटा जो आपका रोल है उसके अंदर कहाँ से आप इफेक्टिव और एफिशिएंट किया है और डेमोन्स्ट्रेट भी किया है, और मुझे कोई अफसोस भी नहीं है कि अगर मुझे इसका कुछ मॉनेटरी वाइज मुझे कुछ लॉस हुआ है। मैंने अपना घर इस शहर में उस वक्त तक नहीं बनाया जब तक मेरे वाला साहब ने इजाज़त नहीं दे दी थी कि हाँ भी तुम बना लो। मैं समझता हूँ ये वाला काम ऐसा जो मैंने किया है जिसमें मैंने अपने वालिद को हमेशा खुश रख के और उनकी मर्ज़ी से चलाऊँ। दूसरा, मैं इस अदारे में नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरे बड़े भाई थे, ये बड़ी उनकी ख्वाहिश थी। आई वॉज डूइंग अ गुड जॉब, सारी ज़िंदगी की मेरे शहर की जॉब ही थी, तो मैंने उनकी बात मानी कि नहीं यहाँ ये ऐसा होना चाहिए। फिर मेरे अपने हालात ऐसे थे कि मुझे आई हैड टू गो टू माई होम विच इज़ लाहौर probably after every 2 months or every 3rd month, which I did until I was required to do. तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपने माँ बाप की जो बातें हैं उनको ओबीडियंस से करूं, और मैंने फिर ज़ाहिर है लोगों में ये एक उनके कंडक्ट में उनका जो ओहदा है वो किसी न किसी तरीके से ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। तो मैंने हमेशा ये कोशिश किया है कि मैं अपने कंडक्ट में अपने ओहदे को कभी ज़ाहिर ना करूं, क्योंकि मैं उनके लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने वाले साहब के लिए, मेरी मदर डाइड एट व्हेन आई वाज क्वाइट यंग, तो मैं अपने ओहदे को अपने उनके कंडक्ट में कभी भी ना लेकर आऊँ। उनके लिए मैं उनका भाई ही रहूँ, उनके लिए मैं उनका बेटा ही रहूँ, और ये मैंने कोशिश की है अनटिल द लास्ट
डेज ऑफ माई फादर, और मैं अपने बाकी भाइयों के साथ ये कोशिश करता हूँ। मेरा ख्याल है हमें यही करना चाहिए। ज़माने में माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं, और ये मैं जब एक अपने इदारे का सरबराह था तो मैं जाता था लोगों को, क्योंकि यहाँ पे PMS में और दूसरी चीज़ों में बहुत सारे सवाल आते थे, तो मैं उन्हें कहता था देखिए माँ बाप के पुराने हमारे दौर में तो 6-7 बच्चे होते थे, उससे पहले इससे भी ज़्यादा होते थे, अब तो थोड़े ही होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं माँ बाप उनको एक जैसे नज़र से पालते हैं, एक जैसे वसाइल से पालते हैं, एक जैसी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत कामयाब हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। तो दिस इज़ अ डिवाइन डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे याद पड़ रहा है, मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं कौन सी किताब है, इशफाक अहमद की, वो जो बड़े मुश्किल से हमारे लिखारी रहे हैं, ड्रामा और अच्छे रहे हैं, कि वो कहते हैं कि जो हसद जो है दैट्स आपका यू आर चैलेंजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन बाय द गॉड, कि जी अल्लाह ने किसी को कुछ ज़्यादा दे दिया और आप उसको उसकी दौलत की वजह से, उसकी किसी भी बेहतर अमल की वजह से, या बेहतर सोशल सेटअप की वजह से, ग्रेड की वजह से आप उससे हसद कर रहे हैं। तो ये तो फैसला अल्लाह ताला का है ना, कि किसको कहाँ पे किस जगह लेके जाना है। तो आप ये हसद जब करते हैं तो आप यू आर चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ द गॉड, जो नहीं करना चाहिए। तो ये हमें अपने कंडक्ट में भी ये रखना चाहिए। आज हम बल्कि आपको याद होगा हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे एक दोस्त से कद्दूस इंतकाल कर गए, हम जनाजा पढ़ने के लिए इकट्ठे गए थे। हम स्वाबी में गए थे, तो उनकी बातें मुझे बड़ी अच्छी तरह याद आती हैं। वो मुझे कहते थे कि कासिम देखो, अगर आप ज़िंदगी जो है ना, लाइफ इट्स अ सर्कल। कभी वक्त होता है जब आप सर्कल के ऊपर वाली साइड पर होते हैं, और कभी वक्त होता है जब आप सर्कल के नीचे वाली साइड पर होते हैं। और अगर आप वैसे विजुअलाइज करें तो सर्कल जो है ना, उसका आधा हिस्सा नीचे होता है, आधा हिस्सा ऊंचा ऊपर होता है। तो इफ़ यू आर एट द टॉप ऑफ द सर्कल, तो आप हैंड होल्डिंग करें उस बंदे की जो आपसे सर्कल में नीचे है, और उसको ऊपर ले आएँ। तो हमें यही कंडक्ट करना चाहिए, यही तरीका करना चाहिए। लेकिन इस सारे अमल के दौरान ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि आप किसी का ये काम करते हुए किसी और का हक ना मारें, जो ड्यू है उसको। दैट्स व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू डू। कितना मैं कामयाब हूँ, कितना नाकाम हूँ, मैं अपने बारे को बहुत अच्छी असेसमेंट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है इट्स अ टाइम, दिस इज़ एन असेसमेंट विच माई फ्रेंड्स द पीपल शुड डू इट। तो मुझे तो इसमें नहीं है, सबको खुश नहीं कर सकता, कुछ लोग अभी भी मुझसे नाराज़ होंगे, और ये तो तय है आपने, व्हेन यू हैव टू टेक अ डिसीजन, तो देयर इज़ वन पार्टी विच इज़ ऑन द लूजिंग साइड। वो तो आपको अभी यही कहेगा कि आपने ठीक डिसीजन नहीं किया। वो कहते हैं कि लिव, लव, लर्न एंड लीव अ लेगेसी। और लेगेसी के लिए जो है ना, एक रोल इंसान का जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है एज ए फादर। आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, सो क्या चंद बातें जो आप समझते हैं, जो आपका जो टेक होम क्या हो सकता है, जिस तरीके से आपने अपने बच्चों को जो है परवरिश की है? लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया था, ख़ासतौर पे इस जॉब में, तो मेरे फादर ने मुझे नसीहत की थी कि देखो बेटा, यू आर गोइंग इनटू अ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू इंश्योर कि तुम्हारा पेन ऑनेस्ट रहे। तो मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि वेर एवर दे गो, वट एवर दे डू, दे नीड टू इंश्योर दैट their pen remains honest, their decisions remain honest, they are always on the right side। और ज़ाहिर है अब माँ बाप का काम होता है बच्चों को तलकीन करना, उनको नसीहत करना। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो उस नसीहत को जल्दी पिक कर लेते हैं, कुछ बच्चे को जब तजुर्बा आता है तो फिर याद आता है जी कि माँ बाप ने ये नसीहत की थी, अच्छी बात थी। तो मेरे बच्चे भी जैसे दुनिया के बच्चे हैं उसी तरह काम कर रहे हैं। मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि माई फैमिली लव्स मी अ लॉट, प्रॉब्ली एट टाइम्स मुझे लगता है कि ये कुछ ओवर लव कर रहे हैं मुझे, जितना मेरा ख्याल करते हैं, लेकिन दे आर डिसिप्लिन, उनका कंडक्ट ऐसे ही है। बाकी ज़िंदगी में देखें उनका प्रैक्टिकल लाइफ में उनका फ्यूचर कैसा बनता है। हमारी तो दुआ है कि वो भी अच्छा वक्त गुजारें, अच्छा वक्त देखें, अपने ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए काम करें। एक बड़ा क्रूशियल रोल जो इंसान की ज़िंदगी में है, वो एक कुंबे का सरबराह होता है, और उस कुंबे के अंदर जो आपका रोल होता है एज ए हस्बैंड रोल, ये बड़ा ट्रिकी रोल है और बड़ा ज़बरदस्त भी, यानी बड़ा रिवॉर्डिंग रोल भी है। सो हाउ डू यू सी कासिम नवाज ऐसा
that in that role. देखिए ये जो मेरा ख्याल है ज़िंदगी का जो सबसे ज़्यादा Learning डायनामिक जो रोल होता है ना, जिसके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, वो यही होते हैं। आपकी शादी होती है, आपने अपनी पसंद से की हो, माँ बाप की पसंद से की हो, हादसाती तौर पे हो, तो आपके पास कुछ फ़राइज़ बढ़ जाते हैं। फिर आपकी बेगम से पहले जो आपके पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी भी आपसे एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो इन एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना जो है ना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। प्रॉब्ली अगर मैं कहूँ कि अगर किसी जगह पे मैं कुछ शायद इतना कामयाब नहीं हुआ, तो ये एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट करना होता है जो मेरी वाइफ मुझसे एक्सपेक्ट करती है, आपकी वाइफ आपसे एक्सपेक्ट करती है। तो यहाँ मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आई शुड हैव डन मोर, वट एवर आई हैव डन, अच्छा है या बुरा है, लेकिन आई शुड हैव डन मोर, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए था। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप, क्योंकि आपको और हमें करना भी चाहिए, ये नहीं है कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा ये रिवाज ये नहीं है जो शायद, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो कन्वर्ट हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, और उन रिलीजन्स की जो आदतें हैं, जो 2-2, 3-3 साल, हज़ार, एक आध रिलीजन को छोड़ के बाकी तो रिलीजन जो है वो सब कॉन्टिनेंट में बहुत पुराने हैं, तो उनकी जो एक आदतें बनी हुई हैं वो आदतें शायद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी, और ये मैं समझता हूँ कि इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। एक चीज़ मैं ये महसूस करता हूँ कि इंसान के लिए जो लिमिट्स आती हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं ना, वो एक्चुअली उसकी थॉट हैं। आज आप कासिम नवाज अपनी एज की स्टेज पर है, इफ ही हैज टू रीलिव दिस लाइफ या गोइंग फॉरवर्ड, वो कौन सी चीजें हैं जो आप यू वुड लाइक टू डू, आप, और टू बी दी, कहते हैं कंट्रीब्यूशन, गिविंग इज दी अल्टीमेट, लाइफ का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आप यू आर अ गिवर, ठीक है, तो गिविंग बैक में जो है, सो हाउ डू यू सी इट? देखिए, गिविंग बैक, मैं इस सवाल के आपको 2 तरीके से जवाब दूंगा। एक तो मैं आपको एक बड़ी मशहूर सी गज़ल है, पता नहीं किसकी लिखी हुई है, लेकिन ये मुझे पता है किसी इंडियन सिंगर ने गाई हुई है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन ले मुझसे मेरी जवानी। तो मेरा ख्याल है हर आदमी को लगता यही है कि वो अपने बचपन में चला जाए, अपनी नौजवानी में चला जाए, तो शायद उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। लेकिन इस लफाजी को छोड़ के अगर आज भी मैं जो मेरा प्लान भी है, मुझे नहीं पता मैं उसमें कामयाब होता हूँ कि नहीं होता हूँ, इफ़ आई एम एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ लोगों को उनकी पढ़ने में मदद देना, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको ज़िंदगी में आगे लेके जाना, वो मेरे रिश्तेदार अजीज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि कुरान का हुक्म भी यही है। अगर आप सूरत बकरा में अगर 177 आयत पढ़ें, तो 177 आयत में मेरे नज़दीक अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उनका सोशल कंडक्ट बताया हुआ है कि उन्होंने सोशल कैसे गुजारना। तो उसका एक बहुत अहम जो टीचिंग है वो ये है कि माल की मोहब्बत के बावजूद आप उस माल को खर्च करें अपने अजीज़ रिश्तेदारों पे, नदारों पे, मस्कीनों पे। कुछ लोगों को अगर तावान आपने दे सकते हैं तो आप उसमें उनकी मदद करें। और यानी पहले अल्लाह ताला ने कहा है जी कि नेकी क्या है कि आप अल्लाह को माने, रसूलों को माने, फरिश्तों को माने, जो वो अमाल हैं जो अल्लाह से और आखिरत से मंसूब हैं। और फिर ये सोशल सेटअप है, और फिर कहा कि आप नमाज़ पढ़ें और ज़कात दें, और फिर अहम तरीन चीज़ के लिए आप वादा करें जब आप वादा करते हैं। तो ये हमारा सोशल, मेरे नज़दीक ये हमारा शायद सोशल मैनिफेस्टो है इस्लाम का। तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश करते रहनी चाहिए इस स्टेज के ऊपर आके कि हम कोई ऐसा सिस्टम अगर बना नहीं पाते तो उसका पार्ट बन जाए, जिससे वी आर एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी समथिंग विच इज़ नॉट ओनली कि आप यू डोल आउट द कैश। मछली नहीं देनी चाहिए, मछली पकड़ने का तरीका सिखाना चाहिए। आप लोगों को जो है उनकी आगे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो करें।
तो मेरा तो अपना प्रोग्राम यही है, बस अब देखिए कैसा होता है। आखिरी सवाल सिर्फ, मुनीर नियाज़ी जो है ना वो मेरे पसंदीदा शायर में से एक है। वो कहता है मैं हमेशा देर कर देता हूँ, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ। कि हम सारे लोग जो है ना रिश्तों में इजहार में देर कर देते हैं, ग्रेटिट्यूड में देर कर देते हैं। कभी हमने वाइफ की तारीफ करनी हो तो वो तारीफ रुक जाता है, नहीं कर पाते। बच्चों को अप्रिशिएट कर रहा हो, किसी दोस्त की तारीफ करनी हो, तो कोई ऐसी चीजें जो आप कहना चाहें, आज किसी को भी कहना चाहते हैं आप, तो जरूर कहें। देखिए जरूरी बात कहनी हो। वैसे तो मुनीर नियाज़ी साहब की ये बात बिल्कुल अच्छी है, लेकिन वो इससे पहले लोगों ने कहा हुआ इट्स नेवर टू लेट। हमेशा अच्छी बात आप किसी वक्त भी शुरू कर दें तो इट्स नेवर टू लेट। लेकिन अहम चीज़ ये है कि जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मैं तो ये भी कहूँगा जैसे हमारे मुलाजिम हैं, तो अगर वो भी कोई अच्छा काम करें तो आप उनकी भी अप्रिसिएशन कर दें। अब देखें, आप वेस्ट में इतना फिरे हैं, नॉर्थ अमेरिका से आप अभी आए हैं, वहाँ एक चीज़ जो बहुत कॉमन होती है, यू आर स्ट्रेंजर, यू आर पासिंग बाय अ स्ट्रेंजर, वो आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेगा, स्माइल ज़रूर स्माइल, सलाम। आपने अगर उसको रस्सा ही उसको दे दिया तो आपको थैंक यू ज़रूर कहेगा। मस्ट मस्ट। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ ये चीज़, एहसास तशक्कुर जो है ना, rather than it becoming a nature, it has become a ritual। तो जहाँ रिचुअल होता है वहाँ हम एहसास तशक्कुर बहुत शान शौकत से करते हैं, और जहाँ नेचर में करना होता है इट बिकम्स योर सेकंड नेचर, वहाँ हम नहीं करते हैं। तो अगर हम यही करना शुरू कर दें and do it from your surroundings and then it will become your habit। तो जब आपकी हैबिट बनेगी तो हो सकता है और लोग भी आप इस हैबिट को अपना लें। तो ये मेरा ख्याल है हमें बहैसियत इंसान हमें ये ज़रूर करना चाहिए, जिसको अंग्रेज़ कहते हैं स्पीक जेंटली। इस्लाम में कहते हैं जी कि आप अपने से जो छोटे हैं, बड़े हैं, बड़ों की इज़्ज़त करें, अदब करें, छोटों से शफ़क़त का बर्ताव करें। गुलाम ने, मुलाज़म ने अगर कोई गलती कर दी है तो उसको माफ़ कर दें, उसको सिखाएं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका सोशल कंडक्ट का पार्ट है। अनफॉर्चुनेटली हम शायद बहैसियत कौम इस पे काफ़ी पीछे हैं, और कोशिश ये करते हैं कि इस तरह के सारे अमाल हम ऊपर से इम्पोज़ कर दें। ये अमाल ऊपर से इम्पोज़ नहीं होते, ये आपके अपनी ज़ात से इम्पोज़ होते हैं, और फिर ये इकाइयाँ मिल के यूनिट्स बनते हैं, और यूनिट से जो है आगे आप लाखों करोड़ों शहरियों तक जाते हैं, सोसाइटी बनती है। इंडिविजुअली ये हमें बिहेवियर डेवलप करने चाहिए, जितनी जल्दी कर लें उतना ही अच्छा है, लेकिन करने ज़रूर चाहिए। सर जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम जो है दिया, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ख़त्म करने का दिल ही कर रहा है, और जितना मैं आपको जानता हूँ उसका ये 1% भी नहीं है। मुझे आपकी ज़िंदगी के जो पहलू जो मुझे पता है, और मैं चाहता हूँ कि माशरे के अंदर वो यानी कि लर्निंग के लिए वो आने चाहिए, उन पे एक्सक्लूसिवली गुफ्तगू का कोई इंशाल्लाह मौका अगर आपने मेहरबानी की तो हम ज़रूर बैठेंगे और एक्सक्लूसिवली हम किसी एक पहलू को लेके बात। अभी तो हमने ओवरऑल जो है ना वो बात की है, तो हम इंशाल्लाह चाहेंगे किसी नेक्स्ट नशिस्त में अल्लाह ताला आपको खुश रखे हमेशा, और आपका साया हमेशा ही सलामत रखे हमारे सरों पे। आप हमारे दोस्तों में एक सरखेल की हैसियत रखते हैं, और आप हमारे लिए इंस्पिरेशन भी हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। बहुत शुक्रिया। मैं तो अभी भी हैरान हूँ कि आपने मुझे क्यों पहले चुन लिया, क्योंकि मुझे पता है आपके हल्का अहबाब में मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और शायद आपने कहा कि जो पहला जो टेस्ट है ना वो आसान किया जाए। और आपको पता है कि मैंने जो बातें करी हैं दैट्स पार्ट ऑफ माय नेचर। ये ऐसा नहीं है कि आपका शुक्रिया कि आपने मुझे पहले इन्वाइट किया, और अल्लाह ताला आपका ये जो चैनल है और आपकी ये जो काविश है इसको ज़्यादा बेहतर करे। मुझे याद पड़ता है आपने इसका नाम कुछ और रखा था, फिर मैंने आपको कहा कि इसका नाम चेंज करें। असल में वो उसकी बैकग्राउंड ये थी, प्राइमरीली मेरा ये था कि जो बैठक है ना, जैसे वो जाविया था ना इशफाक का, तो वो मैं इस तरह का रखना चाह रहा था, बट आपने अच्छा मुझे गाइड किया उसमें। फ्रेंड सर्कल जो है ना, आई थिंक इट वाज योर एडवाइस। थैंक यू वेरी मच सर। सोना सर, थैंक यू सर। थैंक यू।